Hello guys, welcome to all of you. So quadratic equation के इस बारे में नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दी कि क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन होता है उसके ग्राफ्स वगैरह कैसे बनते हैं और ये किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो लेट्स वी स्टार्ट। तो अभी तक हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के बारे में और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है, और उससे पहले हमने देखा था कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, और उससे पहले हम लोगों ने रूट्स फाइंड करने सीखे थे। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ग्राफ बनाने सीखेंगे। सो ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। अब ये जो ग्राफ रहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के, ये हमारे क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ में भी हेल्प करते हैं और क्वाड्रेटिक के कई ऐसे क्वेश्चंस जो रहते हैं उनमें भी हेल्प करते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये, और ये कई बार क्या होता है कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब नेचर ऑफ रूट्स में भी कई बार ये हेल्प कर देते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनको हम लोग करवाएंगे, बस कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ही बनते हैं, ज़्यादा टाइप के नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अभी तक जो हमने क्या क्या देखा है, तो अभी तक हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होती है। अब यहाँ पे इक्वल टू जीरो आया इसलिए ये बन गई थी इक्वेशन। अब मैं इसको ऐसा लिख लूँ कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये बन जाता हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके जो रूट्स है मतलब आएंगे कि नहीं आएंगे वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं डी पे। तो डी जो होता है ना वो बताता है कि रूट्स जो है वो आएंगे तो किस टाइप के आएंगे, मतलब रियल होंगे कि इमेजनरी होंगे, है ना। डी रिप्रेजेंट्स नेचर ऑफ रूट्स। ये हमने पिछली कुछ क्लासेस में देखा है, नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो ये कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक शेप का बनता है। अब ये तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन जब पैराबोला कर रहे होंगे तभी कर पाऊंगा, बट अभी तो आप समझने के लिए ये समझ सकते हो कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक शेप का होता है। तो शेप जो होती है वो पैराबोलिक होती है। अब पैराबोलिक शेप मतलब कहने का मतलब ये टाइप का कुछ, है ना, या फिर ये वाई, इनको बोलते हैं पैराबोलिक शेप। अब यहाँ पे कहीं पे एक्स एक्सिस आ जाएगा और ये वाई एक्सिस आ जाएगा, सेम यहाँ पे कहीं पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस, तो इनको बोला जाता है पैराबोलिक शेप। अब ये पैराबोलिक शेप जो है वो वाई एक्सिस पे होगी, है ना। पैराबोलिक शेप जो है वो वाई एक्सिस पे होगी। ये सारा का सारा पैराबोला में जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से। बट अभी याद रखने के लिए फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप ये समझ सकते हो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो हमारा पैराबोलिक शेप का होता है। अब ये पैराबोला ऊपर की ओर खुलेगा या फिर नीचे की ओर, मतलब ये नीचे की ओर खुल रहा है, ये ऊपर की ओर खुल रहा है, तो ये डिपेंड करता है साइन ऑफ ए, मतलब जो हमारा ए का साइन होता है उस पर डिपेंड करता है। सो फेस ऑफ पैराबोला इज डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसके साइन पे डिपेंड करता है। जो पैराबोला का फेस जो होता है वो या तो ऊपर की ओर खुलेगा या नीचे की ओर, ये चीज़ जो है वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के साइन पे डिपेंड करती है ना, कि वो साइन जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। तो अगर ये एक बार पता चल गया कि उसका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम लोग पैराबोला का जो फेस है ना वो या तो ओपनिंग अपवर्ड खोलेंगे या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड, है ना। तो अगर हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो अभी यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन में y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो ए है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि ए का साइन पॉजिटिव है, तो पैराबोला का जो फेस है वो ऊपर की ओर खोलेगा, है ना। तो ये बन जाएगा अपवर्ड फेजिंग पैराबोला, अपवर्ड फेजिंग पैराबोला। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। और अगर यही चीज़ मतलब ए का जो साइन है वो अगर नेगेटिव हो जाए तो ये जो पैराबोला की जो फेस है वो नीचे की ओर ऐसे खुल जाती है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि डाउनवर्ड फेजिंग पैराबोला, ये डाउनवर्ड फेजिंग हो गया। अब ये तो हो गया कि पैराबोला जो है वो ऊपर मतलब उसका फेस जो है वो ऊपर की ओर खुलेगा या नीचे की ओर। ये ए के ऊपर हमने बात कर ली, साइन ऑफ ए का देख लिया, मतलब एक्स स्क्वायर का साइन, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का हमने साइन देख लिया। उसके बाद में हमने ये डिसीजन ले लिया कि जो पैराबोला का मुंह है वो ऊपर की ओर खुलेगा या नीचे की ओर। फिर आता है डी। अब देखो डी जो है ना वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि इसके रूट्स जो है वो रियल होंगे कि इमेजनरी होंगे। तो डी जो होता है वो यही रिप्रेजेंट करता है। अब जब हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास में दो वैल्यूज ऐसी मिलेगी एक्स की जिस पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो रही होगी। ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू जीरो हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि अगर इसने एक्स एक्सिस को कट किया, किसने, इस एक्सप्रेशन के ग्राफ ने अगर एक्स एक्सिस को कट किया तो हमें रूट्स मिलेंगे, और वो रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर दो अलग अलग जगह पे कट किया तो डिस्टिंक्ट, किसने, इस ग्राफ ने, मतलब ये जो अपना एक्सप्रेशन है इसके ग्राफ ने एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह पे कट किया, तो वहाँ पे हमें दो ऐसी एक्स की वैल्यू मिलेगी जिसके लिए ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि उसके जो रूट्स है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, है ना। और अगर इसने एक जगह पे कट किया, मतलब ऐसे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया या फिर कट किया या फिर टच किया, तो फिर हम लोग बोल देंगे कि रूट्स जो है ना वो रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। कब, जब हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करे तब रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। सेकेंड बात तो ये। अच्छा, थर्ड बात तुम समझो कि ना तो ये कट करे और ना ही ये टच करे, है ना। कौन, जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को ना तो कट करे ना टच करे, तो इस समय जो है ना रूट्स हमारे कैसे होंगे, इमेजिनरी। ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग जनरली देखते हैं, जो केसेस देखते हैं ना वो कुछ इस टाइप से देखते हैं कि हमें ये तो नहीं दे रखा होगा कि मतलब ये पैराबोला इसको कट कर रहा है या टच कर रहा है या फिर कुछ ऐसा, मतलब ये भी कंडीशन दे रखी होती है और नहीं भी दे रखी होती है। अगर हमें एक्सप्रेशन दे रखा होगा तो उसको देख के हम लोग कौन सा ग्राफ बनाएंगे, कि ये वाला ग्राफ बनाएंगे या फिर ये वाला ग्राफ बनाएंगे या फिर ये वाला ग्राफ बनाएंगे या फिर डाउनवर्ड फेजिंग वाले जितने ग्राफ है वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग कुछ अभी केसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन गिवन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्योर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें फर्स्ट केस तो हम लोग लेते हैं कि a जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो अगर a पॉजिटिव होगा तो ये पैराबोला का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट भी कर सकता है, ऊपर की ओर खुलेगा, मतलब पैराबोला का फेस जो है वो ऊपर की ओर खुलेगा। और दूसरी बात, ये एक्स एक्सिस को ऐसे दो पॉइंट पे कट भी कर सकता है। दूसरा, ये एक्स एक्सिस को ऐसे टच भी कर सकता है। और तीसरा, ये एक्स एक्सिस से ऐसे ऊपर भी रह सकता है। तो इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे, मतलब ये कट कर रहा है तो इसका मतलब दो रूट्स आ रहे हैं, दोनों रूट्स आपके अलग अलग हैं, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये कि अगर ए भी पॉजिटिव हुआ और डी भी पॉजिटिव हुआ, उस केस में ग्राफ जो है वो ये वाला बन जाएगा। और ये सारे केसेस ए पॉजिटिव के लिए लिए जा रहे हैं, ये भी बात ध्यान रखना। और अगर ए पॉजिटिव हुआ और यहाँ पे एक रूट मिल रहा है तो इसका मतलब डी जो है वो 0 होगा। तो अगर ए पॉजिटिव हुआ डी 0 हुआ तो फिर ग्राफ जो है ये वाला बन जाएगा। अगर ए पॉजिटिव हुआ और डी नेगेटिव हुआ
तो फिर ग्राफ ये वाला बन जाएगा, क्योंकि इस ग्राफ में कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही जिसके लिए ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। आई होप इतनी सी बातें समझ में आ रही होगी। अगेन एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है उसका बेसिकली ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक शेप का होता है। वो पैराबोला हमारा y एक्सिस पे दे रखा होता है। पहली बात तो ये, ठीक है भाई। दूसरी बात कि जो पैराबोला है वो ऊपर की ओर फेस करके खुलेगा या नीचे की ओर फेस करके खुलेगा, ये बात किस पे डिपेंड करती है? ये बात डिपेंड करती है साइन ऑफ ए, या फिर यूं बोल दूं, या फिर मैं यूं बोल दूं कि साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसका साइन कैसा है, उस पर ये बात डिपेंड कर जाएगी कि पैराबोला जो है उसका फेस ऊपर की ओर खुलेगा या नीचे की ओर। सेकेंड पॉइंट तो ये हमने देखा, है ना। फिर उसके बाद में हमने देखा कि अगर ए पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला का ग्राफ जो है मतलब ऊपर की ओर फेस करके खुलेगा, और अगर ए नेगेटिव हुआ तो नीचे की ओर, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि अगर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर रूट्स इक्वल आ जाएंगे एंड रियल आ जाएंगे तो उस केस में ये जो ग्राफ है पैराबोला का वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा। ये थी एक नेक्स्ट बात। और इसमें हमने देखा कि जब ना तो कट करे ना टच करे, मतलब या तो ग्राफ ऊपर रह जाए या फिर नीचे रह जाए, तो उस केस में हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी उसके रूट्स नहीं आएंगे। कहने का मतलब ये। अब यहाँ पे फिर हमने देखा कि अगर ए पॉजिटिव होगा तो फेस सारे ऊपर की ओर खुलेंगे, तो उसमें तो तीन केसेस हो जाएंगे कि एक केस ये हो कि दोनों रूट्स जो है वो अलग अलग हो, मतलब बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये भी बात ध्यान रख सकते हो। इस केस में दोनों रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पार्ट पे कट करेगा, दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, और उसके लिए d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और a भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब फेस जो है वो ऊपर की ओर खुलेगा। अब इस केस के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस केस के लिए बोथ रूट्स रियल एंड इक्वल, ये बोल सकते हैं। कब? जब हमारा d इज इक्वल टू 0 आ जाए, या फिर यूं बोले कि ग्राफ जो है किसका, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करे, तब ये होएगा। दोनों रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये केस बन गया कि इसका मुंह जो है वो ऊपर की ओर खुल गया और इसके रूट्स नहीं आ रहे, तो कोई बच्चा मतलब ये ना सोच ले कि ये ग्राफ ऐसे नीचे भी रह सकता है। अरे बेटा, ये ग्राफ ऐसे नीचे भी रहेगा तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो ये फिर दो पॉइंट पे कट कर लेगा ना, तो फिर ये वाला केस बन जाएगा, ना कि ये वाला, है ना। तो इसका ग्राफ ऊपर रहेगा और इसका डी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि बोथ रूट्स आर इमेजनरी, मतलब रूट्स इसके नहीं मिल रहे रियल में, तो बोथ रूट्स इमेजनरी। ये बातें आई होप आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ये तो हो गया वो केस जहाँ पे ए जो है वो पॉजिटिव है और उसके अलावा डी की वैल्यू कैसी है उस पर बात कर। अब अगर नेक्स्ट केस की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट केस ये बन सकता है, केस 2, कि ए जो है वो नेगेटिव ऐसे बन जाए, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। तो ए नेगेटिव बना तो फिर इसका जो ग्राफ है ऐसे नीचे की ओर खुलेगा मूव करके, इसका भी सेम नीचे की ओर और इसका भी सेम ऐसे नीचे की ओर ग्राफ। अब ए नेगेटिव और अगर मैंने डी पॉजिटिव कर लिया इस केस के लिए, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट करेगा ऐसे, तभी तो हमें दो रूट्स मिलेंगे, है ना। तो ग्राफ ये बनेगा कब? जब ए जो है वो पॉजिटिव हो और डी जो है वो नेगेटिव हो। अच्छा, अब अगर ए जो है वो नेगेटिव, सॉरी, डी जो है वो पॉजिटिव हो और ए जो है वो नेगेटिव हो, अगर मैंने गलत बोल दिया तो। सेकेंड केस, अगर ए नेगेटिव हो और डी इज इक्वल टू 0 कर दे, तो दोनों रूट्स एक ही पॉइंट पे ओवरलैप कर जाएंगे, है ना। तो एक्स एक्सिस ग्राफ को टच करेगा, या फिर हम लोग यूं बोले एक्स एक्सिस जो है वो
ग्राफ की टेंजेंट होगी, ये भी पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, टेंजेंट। ठीक है भाई। अब तुम ये देखो कि अगर ए नेगेटिव हुआ और डी जो है वो भी नेगेटिव हुआ, तो एक्स एक्सिस जो है ना, ना तो ग्राफ को टच करेगा ना फिर कट करेगा, और एक्स एक्सिस ग्राफ के ऊपर रह जाएगा, है ना। तो ये केस बन जाएगा, ये वाला ग्राफ। अच्छा, इस ग्राफ के लिए अगेन दोनों रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। इस केस के लिए रियल एंड इक्वल है, और इस केस के लिए इमेजनरी है ना। तो ये कुछ केसेस हो गए। अब अगर इनको एक साथ अगर इनको समझे तो हम लोग ये समझ सकते हैं। पहली तो वैल्यू ऑफ ए, मतलब वैल्यू ऑफ ए, या फिर बोलो तो साइन ऑफ ए। दूसरा साइन ऑफ डी, हम लोग ये भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ डी। तीसरा ग्राफ, है ना। तो इसमें हम लोगों ने देखे 6 केसेस, तो 6 केसेस को एक साथ स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ए जो है वो हमारा पॉजिटिव हो जाए और डी जो है वो भी पॉजिटिव हो जाए, तो ग्राफ ऊपर की ओर फेस करके खुलेगा। डी पॉजिटिव होने के कारण 2 हमें रूट्स देगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस ग्राफ को कट करेगा 2 पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे। तो ये ग्राफ बन जाएगा। अब अगर हमारा ए पॉजिटिव हुआ और डी इज इक्वल टू 0 हुआ, तो इससे क्या समझोगे? ए पॉजिटिव मतलब ग्राफ का फेस जो है वो ऊपर की ओर ऐसे खुल जाएगा। डी 0, इसका मतलब क्या होगा? रूट्स एक ही पॉइंट पे ओवरलैप हो जाएंगे, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। अब अगर ये केस 1 था और ये केस 2 हो गया, अब अगर केस थर्ड की बात करें तो थर्ड केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर ए पॉजिटिव हो और डी जो है वो नेगेटिव हो, तो ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ का फेस जो है वो ऊपर की ओर खुल जाएगा। अब अगर डी नेगेटिव होगा तो वो एक्स एक्सिस जो है वो ग्राफ को कभी ऐसे कट नहीं करेगा, ना ही टच करेगा। अब फोर्थ केस ये हो सकता है, अब ए नेगेटिव की बात कर लेते हैं। ए नेगेटिव हो और डी जो है वो पॉजिटिव हो, तो इस केस में ग्राफ का फेस ऐसे नीचे की ओर खुल जाएगा, और अगर डी जो है वो पॉजिटिव होगा तो एक्स एक्सिस ग्राफ को ऐसे कट कर लेगा 2 अलग अलग पॉइंट्स पे। और अगर फिफ्थ केस की बात करें तो ए जो है वो नेगेटिव हो और डी जो है वो इक्वल टू 0 हो, तो पहली बात ए नेगेटिव के कारण ग्राफ का फेस जो है ऐसे नीचे की ओर खुलेगा। अब डी अगर 0 होगा तो दोनों रूट्स एक ही पॉइंट पे ओवरलैप कर जाएंगे, तो एक्स एक्सिस जो है वो ग्राफ को ऐसे टच करके चला जाएगा। अब अगर सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो ए जो है वो नेगेटिव हो सकता है और दूसरा डी जो है वो हमारा लेस देन 0 हो सकता है, तो ए नेगेटिव, ग्राफ का फेस ऐसे नीचे की ओर। डी जो है वो भी नेगेटिव, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस ग्राफ को ना तो टच करेगा ना कट करेगा। ये अलग अलग 6 केसेस बन गए। इस केसेस में ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा अलग अलग। ठीक है भाई, आई होप ये बातें कुछ आपको समझ में आई होगी। तो अगर हम लोग कुछ ग्राफ बनाए, मतलब ऐसे ही नॉर्मली ग्राफ बना लेते हैं, उससे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। अगर हमारा ए जो है वो पॉजिटिव हुआ और डी जो है वो नेगेटिव हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ए का मतलब ए पॉजिटिव, इसका मतलब ग्राफ जो है उसका फेस ऐसा ऊपर की ओर खुलेगा। अब अगर डी नेगेटिव हुआ तो ये ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना कट करेगा, मतलब एक्स एक्सिस जो है वो नीचे की ओर रह जाएगा और ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर की ओर रह जाएगा। ये देख रहे हो ना आप, ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर की ओर रह रहा है ना। और तो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर की ओर है तो ये ग्राफ है किसका एक्चुअल में? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ है। तो एक तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये सारी की सारी वैल्यू ऑफ y है। इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वो सारे के सारे वैल्यू होंगे किसके? y के। ये बात आई होप समझ में आई होगी। तो अब ये जो y जो होता है वो x एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कब? जब हमारा a जो है वो पॉजिटिव हो और d जो है वो नेगेटिव हो। इफ a इज पॉजिटिव एंड d इज नेगेटिव, देन
ए एक्स स्क्योर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगा। मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। कब? जब हमारा ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो। ये बात भी एक अच्छे से समझने लायक बात है। कभी कभी हमें ये दे रखा होता है तो मतलब ये निकालना पड़ता है ना। अच्छा, अब अगर नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर हमारा ए जो है वो नेगेटिव आ जाए और डी जो है वो भी नेगेटिव आ जाए, तो ए नेगेटिव होने के कारण ग्राफ का फेस जो है वो ऐसे नीचे की ओर खुल गया। अब डी नेगेटिव होगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस ग्राफ को ना तो टच करेगा ना कट करेगा। अब ये जो ग्राफ है ये हमारा बेसिकली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है। अब इसकी सारी वैल्यू नेगेटिव होगी, इस मतलब इस ग्राफ पे ये एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ पे जो भी पॉइंट उठाओ उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये हमारा वाई है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी इस ग्राफ के लिए, और इस ग्राफ के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये दो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको बहुत मतलब ये बहुत ही हेल्पफुल है। कब? जब हम लोग इनइक्वलिटीज वगैरह देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, सॉरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की, जब हम लोग इनइक्वलिटीज वगैरह देखते हैं तो उस समय ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं, ये दोनों ही ग्राफ। ओके, आई होप यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये तुम देखो कि मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, उसका ग्राफ या तो ऐसा ऊपर की ओर होगा या फिर ऐसा नीचे की ओर होगा। अब जब ये ऊपर की ओर होगा तो ये वाले वर्टेक्स हो जाएंगे पॉइंट्स, और जब ऐसा नीचे मतलब जब ऐसा नीचे की ओर होगा तो ये वाले पॉइंट्स जो है ये वर्टेक्स बन जाएंगे। अब इन पॉइंट्स की वैल्यू क्या आएगी? तो अगर इस ग्राफ को देखा जाए, मतलब जो ये ऊपर वाला ग्राफ है इसको देखा जाए, तो ये वाला पॉइंट जो है ना वो सबसे मिनिमम पॉइंट है या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर इस वाले ग्राफ को देखा जाए, मतलब नीचे वाले ग्राफ को देखा जाए, तो ये वाला पॉइंट जो है इस पे हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है इस ग्राफ की, तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अब अगर तुम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीख सकते हो कि जहाँ पे ग्राफ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वहाँ पे डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो जीरो होता है ना। फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये समझ लो। फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स शुड बी जीरो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट पे जो एफ ऑफ एक्स होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा जीरो होता है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन देखूँ तो एक्सप्रेशन को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका ग्राफ या तो ऐसा ऊपर की ओर खुलेगा, मतलब या तो ऐसा ऊपर की ओर बनेगा या फिर ऐसा नीचे की ओर। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे वर्टेक्स मिलेंगे, मतलब एक केस में पॉइंट ऑफ मिनिमा पे वर्टेक्स मिल रहे हैं, दूसरे केस में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे वर्टेक्स मिल रहे हैं। तो दोनों ही केस में एफ डैश एक्स जो है वो जीरो होना चाहिए, एफ डैश एक्स जो है वो जीरो होना चाहिए। तो इसका एफ डैश एक्स कर लो, तो 2ax प्लस बी जो है इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन 2a। आई होप ये बात समझ में आई होगी, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ वर्टेक्स पे x कोऑर्डिनेट जो होगा वो माइनस बी अपॉन 2a होगा। और जब अगर हम लोग इस x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे इसमें पुट करेंगे एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास में f ऑफ माइनस बी अपॉन 2a जो है वो आएगा, उसकी वैल्यू आती है माइनस डी अपॉन 4a। अब ये तुम कैलकुलेट कर लेना।
तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो -b/2a होता है और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो -d/4a होता है। ये बात भी समझने लायक है ना। चाहे कोई सा भी ग्राफ उठा लो, ये वाला ग्राफ उठाओगे तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a एंड वाई कोऑर्डिनेट -d/4a होएगा, है ना। अब अगेन अभी हम लोगों ने बात करी कि वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसके वर्टेक्स जो होते हैं इज इक्वल टू y, उसके वर्टेक्स जो होते हैं ना वो उसका x कोऑर्डिनेट -b/2a और y कोऑर्डिनेट -d/4a होता है। आई होप ये बातें समझ में आई होगी। अभी इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन these topics. So thank you.